आज हमारा जो टॉपिक है वह हर्डमानिया में पाचन तंत्र है। कल हमने हर्डमानिया के 2 पॉइंट के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने सबसे पहले जो पॉइंट था उसमें हमने ये ब्रेंकियल छिद्र के बारे में बताया था। हमने ये कहा था कि ब्रेंकियल छिद्र शरीर के अग्र भाग में अर्थात इस पोर्शन में स्थित होता है जहां से भोजन शरीर में प्रवेश करता है। यह जो ब्रेंकियल छिद्र होता है यह आगे की ओर एक नलिका रूपी ब्रेंकियल छिद्र आगे की ओर एक नलिका रूपी संरचना में खुलता है, जिसे हमने क्या कहा था, ब्रेंकियल साइफन कहा था। अर्थात यह छिद्र एक नलिका रूपी संरचना में खिलता है जिसे हमने ब्रेंकियल साइफन कहा था, या इसे हम इंग्लिश में बकल कैविटी भी कह सकते हैं और हिंदी के अंदर हम इसे मुख गुहा भी कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हर्डमानिया के पाचन तंत्र का जो पहला पोर्शन होता है ये वाला, इसको हमने ब्रेंकियल छिद्र कहा था, या इसको हम ब्रेंकियल एपर्ट्योर भी कह सकते हैं। अब ये छिद्र अंदर की ओर एक नलिका रूपी संरचना में खुलता है जिसे हमने क्या कहा था, ब्रेंकियल साइफन, या हम हिंदी कॉमन भाषा में कहते हैं मुख गुहा, क्योंकि हमें पता है मुख भीतर की ओर एक गुहा में खुलता है, कैविटी में खुलता है, जिसे हम मुख गुहा या बकल कैविटी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ब्रेंकियल छिद्र भीतर की ओर एक नलिका रूपी संरचना में खिलता है जिसे हम मुख गुहा कहते हैं। अब हमने बताया था कि इस छिद्र में अनेक वलयनुमा सीलियनुमा संरचना पाई जाती है, पर्वत पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन को छानने का, फिल्टरिंग करने का, ताप संवेदी टेम्परेचर नापने का और केमिकल टेस्ट का भी काम करते हैं। तो हमने कल ब्रेंकियल साइफन के बारे में पढ़ा था। अब मैं रिवाइज करा देता हूं वापस कि ब्रेंकियल छिद्र द्वारा भोजन अंदर आएगा, आने के बाद ब्रेंकियल साइफन के जो पर्वत होंगे, जो सीलियन वो भाग है, ये क्या करेंगे, इस भोजन को छानने का काम करेंगे। अब ये पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के आकार में, बड़े, मध्यम, छोटे और सबसे छोटे। ये 4 प्रकार के जो आउटर ग्रोथ है ये क्या करेंगे, आउटर ग्रोथ का काम क्या है, पहला वाटर को फिल्ट्रेट करना, अर्थात पानी जो है, जल है, उसको शरीर के भीतर जाना और भोजन के बड़े कणों को तो क्या करना, बाहर रोक देना, छोटे कणों को अंदर जाने दो। तो पहला इसका कार्य क्या था, हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या है, टेम्परेचर। देखिए हम जानते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, किसी भी कारणवश जो समुद्र के पानी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है। अर्थात मैं कह सकता हूं समुद्र के ऊपरी स्तर का तापमान ज्यादा होता है, नीचे की ओर कम होता है। अर्थात जैसे ही हम समुद्र की ऊपरी सतह से नीचे की ओर जाते हैं तापमान में घटता है और दाब क्या होता है, बढ़ता है। अब हर्डमानिया भी एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहने वाला प्राणी होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, नीचे की ओर गमन करेगा। तो सेकंड क्या है, तापमान नापने का। तीसरा, इसी ब्रेंकियल साइफन के पास में रसायन संवेदी अंग भी उपस्थित होते हैं। तो देखिए हम जानते हैं ऑयल का रिसाव, कई बार केमिकल ऐसे होते हैं कि जो इस जीव के लिए प्राण घातक अर्थात डेथ का कारण बनते हैं। अब ये क्या करता है ब्रेंकियल साइफन, अगर केमिकल खराब है तो ये क्या करेगा, अपने मुख को क्या कर देगा, बंद कर देगा, अर्थात जो जल है वो मुख में प्रवेश करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। इसका मतलब इसके 3 काम है, भोजन, तापमान और तीसरा जो है रसायन की जांच करना। जैसे ही ये कार्य पूरा होगा उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो पोर्शन आएगा वो आएगा श्वसनी कोश, जिसको हमने कल पढ़ा था ब्रेंकियल सैक। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पोर्शन है वो ब्रेंकियल कोश या श्वसनी कोश के बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि ब्रेंक छिद्र हो गया, साइफन हो गया, अब ब्रेंकियल कोश क्या होता है। तो देखिए श्वसनी कोश, जो श्वसनी कोश है वह आहार नाल का, ब्रेंकियल कोश, ब्रेंकियल सैक या हिंदी में कहते हैं श्वसनी कोश, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है और एट्रियल गुहा के, एट्रियल जो गुहा है उसके अधिकांश भाग को, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, एट्रियल गुहा के अधिकांश भाग को ये क्या करता है, घेरे रहता है। कहने का मतलब एट्रियल गुहा का जो अधिकांश भाग है उसको ये क्या करता है, ब्रेंकियल कोश घेरे रहता है। और इसमें छोटे छोटे आकार के, इसमें छोटे छोटे छिद्रनुमा स्टिग्मेटा अर्थात छोटे छोटे वलयनुमा आकार के स्टिग्मेटा पाए जाते हैं, स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि एक हर्डमानिया के शरीर में
स्टिग्मेटा की जो संख्या होती है वो लगभग 2 लाख के बराबर होती है। अर्थात हर्डमानिया में स्टिग्मेटा की जो संख्या है वो लगभग कितनी है, 2 लाख होती है। और ये जो मेटा होते हैं ये बाह्य वाहिनियां और भीतरी वाहिनियां दोनों के बीच में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसके कारण ही इस क्षेत्र को स्टिग्मेटा क्षेत्र कहते हैं। अब सबसे बड़ी विशेषता आती है कि स्टिग्मेटा का कार्य क्या होता है। देखिए ये स्टिग्मेटा भोजन को आगे भेजने का कार्य करता है, अर्थात छिद्रनुमा भाग है जिनसे भोजन क्या होगा, आगे की ओर गमन करता है। तो कहने का मतलब क्या है, स्टिग्मेटा पोर्शन से ही भोजन आगे की ओर क्या होगा, गमन करेगा। तो मैं वापस आपको रिवाइज कर लेता हूं कि होता क्या है। श्वसनी कोष आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का, श्वसनी कोष एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पोर्शन होता है, आहार नाल का सबसे बड़ा पोर्शन होता है। और एट्रियल गुहा के अधिकांश भाग को ये क्या करता है, घेरे रहता है। अब यह श्वसनी गुहा एक मध्य पृष्ठ भाग में एंडोस्टाइल द्वारा, अर्थात मध्य पृष्ठ भाग में एंडोस्टाइल द्वारा क्या होती है, घिरी रहती है। तो मध्य पृष्ठ भाग में एंडोस्टाइल द्वारा ये क्या होती है, घिरी रहती है। और श्वसनी गुहा में संख्या में अनेक अर्थात छिद्रनुमा संख्या में अनेक छिद्रनुमा स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। ध्यान रखना, संख्या में अनेक स्टिग्मेटा क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और स्टिग्मेटा गिल छिद्रों के, अब हमें पता है गिल्स का कार्य क्या होता है, श्वसन में सहायता करना। अब गिल छिद्रों के उपविभाजन द्वारा इनका क्या होता है, निर्माण होता है। और पृष्ठ अधर पंक्तियों की एक श्रृंखला के रूप में, अर्थात ये जो स्टिग्मेटा है एक श्रृंखला के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और ब्रेंकियल कोष के दोनों ओर इन स्टिग्मेटा की जो संख्या है वो लगभग 2 लाख के, ध्यान रखिएगा, 2 लाख के बराबर होती है। इनके सिराओं पर पक्ष्माभ अर्थात सीलिया पाए जाते हैं। ध्यान रखना, स्टिग्मेटा के सिरों पर भी क्या होते हैं, पक्ष्माभ या सीलिया पाए जाते हैं। और कोष के आंतरिक सतह में अनेक लंबवत ये स्थित होते हैं, जिससे अंदर की सतह क्या होती है, बढ़ती। क्योंकि देखिए जैसे जैसे जल अंदर आएगा तो ये क्या होगी, आंतरिक सतह को बढ़ाने का भी क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो स्टिग्मेटा का कार्य क्या है, गिल के उपविभाजन द्वारा बनते हैं, इनकी संख्या 2 लाख के करीब होती है और आंतरिक सतह को बनाने का भी कार्य करते हैं। और इसके साथ में श्वसन कोष 2 वाहिनियां, एक तो बाह्य वाहिनियां और एक आंतरिक वाहिनियों में विभाजित होता है। और आंतरिक वाहिनियों में स्टिग्मेटा ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसको स्टिग्मेटा क्षेत्र कहते हैं। और अब सबसे बड़ी विशेषता क्या होता है, ये एक अनुप्रस्थ रूप से उपस्थित होते हैं, लंबवत रूप से। कहने का मतलब क्या है, ये स्टिग्मेटा एक लंबवत रूप से उपस्थित होते हैं और जिससे जल क्या होता है, अंदर की ओर जाता रहता है। अब श्वसनी कोष का पश्च भाग, श्वसनी कोष का, ब्रेंकियल कोष का पश्च भाग है वो क्या करता है, ग्रस्तिका का, श्वसनी कोष का पश्च भाग क्या करता है, ग्रस्तिका का, इसोफेगस का क्या करता है, निर्माण करता है। और ग्रस्तिका पोर्शन में देखिए, कहने का मतलब क्या है, ब्रेंकियल कोष का पश्च भाग श्वसनी कोष का निर्माण करता है, ब्रेंकियल कोष या श्वसनी का पश्च भाग ग्रस्तिका का निर्माण करता है। और इस ग्रस्तिका में स्टिग्मेटा क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, या कह सकता हूं रक्त वाहिनियां अनुपस्थित होती है। अब ग्रस्तिका एक संक्री नलिका के रूपी संरचना होती है, अर्थात ये जो ब्रेंकियल कोष है आगे किस में खुल रहा है, ग्रस्तिका में, इसोफेगस में खुल रहा है। ग्रस्तिका एक संक्री नलिका रूपी संरचना होती है जो आगे आमाशय में खुलती है। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले ब्रेंकियल छिद्र जिसको हमने मुख कहा था, ये आगे की ओर ब्रेंकियल साइफन में खुलता है।
ब्रेंकियल साइफन आगे की ओर ब्रेंकियल कोष में खुल रहा है और ब्रेंकियल कोष आगे गर्सिका में खुल रहा है। अब देखिए ब्रेंकियल कोष आगे कहां खुल रहा है? गर्सिका में खुल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि गर्सिका, ब्रेंकियल कोष आगे गर्सिका में खुलता है। यह एक संकरी नली रूपी, यह एक क्या होती है? संकरी नली रूपी, क्योंकि हमें पता है कि आगे ये एक संकरी नली का रूपी क्या होती है? संरचना होती है। यह एक संकरी नली का रूपी संरचना होती है जो आगे, इसमें स्टिग्मेटा नहीं पाए जाते रक्त वाहिनियां। यह आगे किसमें खुलेगी? यह आगे आमाशय में, स्टोमच में खुलती है। और हमें पता है आमाशय आगे आंत्र में, और आंत्र आगे किसमें खुलती है? गुदा या एनएस में खुलती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रेंकियल कोष आगे किसमें खुलेगा? गर्सिका में, इसोफेगस पोर्शन में खुलेगा। और यह इसको जो पोर्शन नलिका रूपी संरचना है, यह भोजन को आगे कहां भेजेगी? यह भोजन को आमाशय में भेजने का, स्टोमच में भेजने का कार्य करती है। अब गर्सिका आगे खुल रही है आमाशय में, तो हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन होगा वो क्या होगा? आमाशय। अब यह अपेक्षाकृत महीन भित्तियुक्त, जो आमाशय है अपेक्षाकृत महीन भित्तियुक्त और महीन भित्तियुक्त। हेलो। अब आमाशय जो पोर्शन है, गर्सिका, इसोफेगस आगे कहां खुल रहा है? स्टोमच में, या आमाशय पोर्शन में खुलता है। तो गर्सिका आगे कहां खुलती है? आमाशय में खुलती है। यह एक महीन भित्तियुक्त तथा पतला क्या होता है? एक तो महीन, बहुत महीन भित्तियुक्त, महीन लेयर है, और एक चौड़ा क्या होता है? भाग होता है। और इसमें यकृत की, अब यकृत क्या है, लीवर क्या है, हम जानते हैं। एक पाचन ग्रंथियां है, डाइजेस्टिव क्या है? ग्लैंड है। क्योंकि पाचक रस का, जब देखिए भोजन जब आमाशय में पहुंचता है तो पाचन ग्रंथियां क्या करती है? पाचक रस का स्रावन करती है, जिससे क्या हो जाए? भोजन का क्या हो जाए? डाइजेशन हो जाए। तो यकृत, अब यकृत क्या है? एक हम जानते हैं पाचन ग्रंथि होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि गर्सिका जो आगे आमाशय में खुल रही है, अब इस आमाशय में यकृत से छोटी छोटी वाहिनियां, अर्थात 2 वाहिनियां कहां खुलती है? आमाशय पोर्शन में खुलती है, जिसे हम आमाशय की भित्ति में जठर निर्गमी ग्रंथियां या पायरोलिक ग्रंथियां भी पाई जाती है। अब आमाशय आगे कहां खुलेगा? आंत्र में खुलेगा। आंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिसका इसका जो निकटतम सिरा होता है वो निकटतम भाग, जबकि दूरस्थ सिरा दूरस्थम पोर्शन कहलाता है। और अंत में ये गुदा पर समाप्त होती है। अब जैसे ही भोजन गुदा द्वारा समाप्त हो जाएगा, वो वापस एट्रियल छिद्र द्वारा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? भोजन ब्रेंकियल छिद्र से होता हुआ ब्रेंकियल साइफन से ब्रेंकियल कोष, फिर गर्सिका, फिर आमाशय, आंत्र और गुदा से होता हुआ शरीर से बाहर निकल जाएगा। और इस प्रकार भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन आता है, क्योंकि हमने पहला जो पोर्शन है वो पढ़ा है पाचन हारनाल, अब हमारा सेकंड जो पोर्शन है वो है पाचन ग्रंथियां। कौन कौन सी पाचन ग्रंथियां इसमें पाई जाती है? और तीसरा हमारा जो पोर्शन होगा वो होगा भोजन। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो है पाचन ग्रंथियां और पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और हार्डमानिया में 2 प्रकार की पाचन ग्रंथियां पाई जाती है। पहली होती है यकृत, सेकंड होती है जठर निर्गमी ग्रंथि। जठर निर्गमी ग्रंथि, ध्यान रखिएगा, हार्डमानिया में 2 प्रकार की पाचन ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें पहली तो होती है यकृत, जिसको हम कहते हैं लीवर। दूसरा है पायरोलिक ग्लैंड या जठर निर्गमी ग्रंथि। अब आमाशय का निकट उपस्थित जो यकृत होता है वो एक तो चॉकलेटी रंग का यकृत, चॉकलेटी रंग का अर्थात चॉकलेट के कलर का, और 2 पालियों से निर्मित भाग होता है। एक तो चॉकलेटी रंग का होता है और 2 पालियों से मिलकर बना भाग होता है,
जिनमें से बाई पाली होती है वो दाहिनी पाली की तुलना में अधिक बड़ी होती है, अर्थात बाई पाली दाई पाली की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ी होती है। तो कहने का मतलब क्या है, चॉकलेटी रंग की दो पालियों से निर्मित संरचना होती है और इसमें जो बाई पाली होती है वो दाई पाली से क्या होती है, अपेक्षाकृत बड़ी होती है। और यकृत पालियों की सतह पर छोटे छोटे अंकुरनुमा भाग पाए जाते हैं जिन्हें हम पेपिलाई कहते हैं। तो इस पर यकृत की पाली पर छोटे छोटे अंकुरनुमा संरचना पाई जाती है। अंकुरनुमा संरचना पाई जाती है जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में पेपिलाई कहते हैं। यकृत संयोजी ऊतक में, अब ध्यान रखिएगा, यकृत संयोजी ऊतक में धसे रहने वाली शाखान्वित अंधनाल का कैकाई का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब हमारा नेक्स्ट, अभी हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े, चॉकलेटी रंग की संरचना होती है, दो पालियों से, टू लोब से मिलकर बनी होती है, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब। दाई पाली से क्या होती है, ज्यादा अपेक्षाकृत आकार में क्या होगी, बड़ी होगी। यकृत की पाली पर छोटे छोटे आकार के पेपिलाई नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, अर्थात अंकुरनुमा संरचनाएं पाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आगे का पॉइंट है कि यकृत संयोजी ऊतक में धंसने वाले धंसने वाले अंधनाल का निर्माण करते हैं। अर्थात यकृत संयोजी ऊतक में धंसने वाले अंधनाल का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंधनाल ग्रंथिल कोशिकाओं की एक परत द्वारा, प्रत्येक अंधनाल ग्रंथिल कोशिकाओं की एक परत द्वारा निर्मित होती है। अर्थात प्रत्येक अंधनाल, जिसको अपन क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक अंधनाल ग्रंथिल कोशिकाओं की एक परत द्वारा क्या हो रही है, निर्मित होती है। यकृत से नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यकृत से अनेक वाहिनियां निकलती है। यकृत से अनेक वाहिनियां निकलती है। वो कहां जाएगी, वो आमाशय पोर्शन में जाने का कार्य करेगी। जो बाई पाली के और दाई पाली आगे, जो दोनों पालियां हैं आगे, वो किस में खुलेगी, दोनों आमाशय में खुलती है। अर्थात अनेक वाहिनियां निकलती है जो बाई पाली के 9 छिद्रों द्वारा, अर्थात ये जो वाहिनियां हैं ये बाई पाली के 9 छिद्रों द्वारा, और कहने का मतलब क्या है कि ये वाहिनियां बाई पाली के, अब ये जो वाहिनियां निकल रही है ये आगे कहां खुलेगी, बाई और दाई पाली में। अब जो ये वाहिनियां हैं बाई पाली के 9 छिद्रों द्वारा, बाई पाली के 9 छिद्र, अर्थात संख्या में 9 छिद्र है, और दाई पाली के 2 छिद्र द्वारा कहां खुलती है, यकृत में 2 छिद्र द्वारा आगे आमाशय में खुलती है। और हम जानते हैं इन दोनों पालियों का मुख्य कार्य क्या होता है, इन दोनों मुकालियों का मुख्य कार्य पाचक रस का स्रावन करना, ताकि भोजन का क्या हो जाए, डाइजेस्टिव हो जाए। तो अब हमने एक पहली यकृत को पढ़ा, मैं पॉइंट वाइज वापस विभाजन कर देता हूं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा, कि यह
चॉकलेटी रंग की, इसका आकार चॉकलेटी रंग की तथा दो पालियों से मिलकर बना होता है, बाई पाली और दाई पाली, राइट एंड लेफ्ट लोब से। और बाई पाली जो होती है वो दाई पाली से क्या होती है, अपेक्षाकृत आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। और यकृत पालियों की सतह पर, यकृत की जो पालियां इनकी सतह पर छोटे छोटे आकार के अंकुर या पेपलाइनुमा संरचना या उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती है। यकृत संयोजी ऊतक में धसे रहने के कारण, यकृत संयोजी ऊतक में धसे रहने के कारण अंधनाल का निर्माण करते हैं। प्रत्येक अंधनाल ग्रंथिल कोशिकाओं की एक परत द्वारा क्या होती है, निर्मित होती है। कहने का मतलब प्रत्येक अंधनाल ग्रंथिल कोशिकाओं की, प्रत्येक अंधनाल ग्रंथिल कोशिकाओं की एक परत द्वारा निर्मित करती है। यकृत से अनेक वाहिनियां निकलती है, बाई पाली के 9 और दाई पाली के 2 छिद्र द्वारा ये कहां खुलते हैं, आगे चल के आमाशय में खुलते हैं। तो अभी हमने कौन सा पहला पढ़ा, पहला हमने यकृत के बारे में पढ़ लिया। अब हम यकृत का डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा होगा, ईसोफेगस पोर्शन। ये राइट लोब लेफ्ट लोब, राइट और लेफ्ट लोब। और हम जानते हैं आगे आमाशय पोर्शन किसमें खुलेगा, इंटेस्टाइन या आंत्र में खुलता है। तो कहने का मतलब क्या है, बाई पाली दाई पाली से आकार में क्या होती है, एक तो बड़ी होती है और जो आमाशय है इसकी सतह पर विभिन्न प्रकार के पेपिला पाए जाते हैं। और ये पोर्शन कौन सा होगा, ईसोफेगल, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट लोब, राइट लोब और इंटेस्टाइन। तो ये किसका डायग्राम है, यह यकृत या लीवर का नामांकित चित्र है। तो अभी हमने पहली ग्रंथि कौन सी पढ़ी, लीवर या यकृत को। अब अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप चैट में लिखते रहिएगा, मैं उन प्रश्नों को अब ले लेता हूं अगर आपकी कोई प्रश्न है तो। और तो अब हमारा सेकंड पॉइंट जो आएगा वो कौन सा है, जठर निर्गमी ग्रंथि। जठर निर्गमी ग्रंथि पायरोलिक ग्लैंड्स कहते हैं, जठर निर्गमी ग्रंथि या पायरोलिक ग्लैंड्स कहते हैं। अब यह एक तो शाखान्वित होती है और यह एक सबसे बड़ी अत्यधिक शाखान्वित, अत्यधिक ब्रांच वाइज, अत्यधिक शाखान्वित संरचना होती है। अत्यधिक शाखान्वित संरचना होती है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या, पहला अत्यधिक शाखान्वित संरचना होती है और इसकी वाहिनियां आमाशय और आंत्र की, इसकी वाहिनियां आमाशय व आंत्र की दीवार तक पहुंचती है। इसकी जो वाहिनियां होती है वो आमाशय व आंत्र की दीवार तक पहुंचती है और यह सभी नलिकाएं छोटी छोटी वाहिनियों की एक श्रृंखला का निर्माण करती है। जितनी भी वाहिनियां होती है वो क्या होती है, छोटी छोटी वाहिनियों का, अर्थात एक बड़ी वाहिनी आगे चल के छोटी छोटी शाखाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है।
तथा यह आंत्र के निकटतम भाग में खुलती है। ध्यान रखिएगा, यह वाहिनी जो है वो आंत्र इंटेस्टाइन के क्या है, निकटतम भाग में खुलती है। लेकिन अभी तक ये ज्ञात नहीं है कि इसका कार्य क्या है, अर्थात यकृत का तो कार्य ज्ञात है, इसका अभी कार्य ज्ञात नहीं है। कुछ कहते हैं कि ये अग्नाशय पैनक्रियास है, और जबकि कुछ कहते हैं ये अलग ग्रंथि है, लेकिन ये आंत्र के निकट खुल रही है। लेकिन आमाशय के अंदर इसका कोई योगदान है, इसके बारे में अभी जानकारी अभी कुछ ऐसा नहीं है। अब हमारा जो दो ग्रंथियां हो गई, अब हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा वो आएगा पाचन, अर्थात कैसे भोजन शरीर तक पहुंचता है। नेक्स्ट है भोजन प्रक्रिया। नेक्स्ट है भोजन प्रक्रिया। देखिए, भोजन प्रक्रिया में क्या होता है कि बार बार जल धारा के साथ या सीलिया के हिलने के कारण भोजन क्या होगा, मुख तक क्या होगा, पहुंचेगा, अर्थात भोजन मुख तक पहुंच रहा है। अब जैसे ही मुख तक पहुंचेगा तो हम जानते हैं कि भोजन ब्रेंकियल छिद्र द्वारा शरीर में प्रवेश करेगा। अब ब्रेंकियल छिद्र द्वारा प्रवेश कर रहा है। अब ब्रेंकियल साइफन क्या कर रहे हैं, एक उभारनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जो क्या कर रहा है, भोजन को छानने का, पहला चीज तो क्या है, भोजन को छानने का, ताप संवेदी अंग का, और तीसरा रसायन संवेदी अंग का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। अब इसके पश्चात जो भोजन है वो क्या होगा, वो आगे ब्रेंकियल कोश में पहुंचेगा, ब्रेंकियल कोश से होता हुआ वह गर्सिका में पहुंचता है, और इसके बाद आमाशय में पहुंचेगा। आमाशय के बाद आंत्र से होता हुआ मलाशय द्वारा अपशिष्ट पदार्थ क्या होंगे, एट्रियल छिद्र द्वारा बाहर त्याग दिए जाएंगे। अब सबसे बड़ी विशेषता क्या है, भोजन प्रक्रिया के लिए दो चरण अपनाए जाते हैं। दो अलग अलग वैज्ञानिकों के मत है, जिनकी अपन कल नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।